तो राहुल, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ सकूं, क्योंकि एग्जिट पोल आफ्टर एग्जिट पोल ऐसा लग रहा है कि 350 एंड अबव के नंबर्स देख रहे हैं हम बीजेपी लेड एनडीए के लिए। और 2019 में 303 सीटें आई थी बीजेपी को। इस बार लग रहा है कि वो जो अलोन वाला आंकड़ा है वो क्रॉस करेंगी। एक एग्जिट पोल वो भी है जो जी न्यूज ने किया, जिसमें रिवाइज कर दिया गया एग्जिट पोल को। अब जो है नंबर्स थोड़े रिड्यूस कर दिए गए हैं। इन द पास्ट और इन द रिसेंट पास्ट भी कई दफा एग्जिट पोल्स रॉन्ग हुए हैं, काफी राज्यों के इलेक्शंस के संदर्भ में भी। तो कितने भरोसेमंद हैं एग्जिट पोल्स? तो मैं पहले तो ये कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पोलिंग डेटा यूज़ करता हूँ और मैं उसे बहुत यूज़फुल मानता हूँ। काफ़ी लोगों को एग्जिट पोल और पोलिंग डेटा इलेक्शन नाइट तमाशा की तरह लगता है। मेरे लिए वैसा नहीं है, क्योंकि मेरा प्रश्न सिर्फ हार जीत, किसको कितनी सीटें आ रही हैं, उसमें होता नहीं है। मेरे लिए प्रश्न ये समझना जरूरी है कि जो जीत रहा है वो क्यों जीत रहा है, जो हार रहा है वो क्यों हार रहा है। और इसके लिए पोलिंग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, किसी भी मार्केट में कुछ अच्छे और क्रेडिबल प्लेयर्स होते हैं और किसी भी मार्केट में कुछ एमी प्लेयर्स होते हैं। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो अच्छा रेस्टोरेंट चूज करके जाते हैं जहां पे अच्छा खाना मिलता है, जहां पे आपको अच्छी सर्विस मिलती है। उसी तरह से कुछ पोलिंग एजेंसीज रेप्यूटेड है, क्रेडिबल है, काफी समय से इस मार्केट में है और काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो मैं सारे एग्जिट पोल्स देखता भी नहीं। मेरे हिसाब से तीन या चार, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे ऐसे तीन या चार एग्जिट पोल्स हैं जो कि पिछ वो बहुत पुराने हैं, पर पिछले 10 सालों में अगर मैं कहूं तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है इलेक्शंस प्रिडिक्ट करने में। पर मोर देन इलेक्शन प्रिडिक्ट करने में, देखिए हम लोग सीट पर अटक जाते हैं। जब मैं एग्जिट पोल देखता हूं तो मैं ये तीनों एग्जिट पोल इसलिए देखता हूं कि मैं ये देखता हूं कि उनके डायरेक्शन में क्या कन्वर्जेंस है, और क्या वो विनर और रनर अप के बीच की जो दूरी है वो सही नाप पा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली जो सीट कन्वर्जन होता है ना, वो बहुत मुश्किल खेल है। मुझे लगता ही नहीं कि लोग कर पाते हैं। पर ट्विटर की दुनिया में हर आदमी सिर्फ सीट पे फोकस करता है। क्योंकि देखिए, जो सर्वे है वो आपको वोट एस्टिमेट्स दे सकता है। उसके बाद आप स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलाज लगाते हो उसे वोट एस्टिमेट्स को सीट में कन्वर्ट करने के लिए। और स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलाज के अंदर ढेर सारे अजम्पशंस होते हैं, और कुछ कंजर्वेटिव अजम्पशंस होते हैं, कुछ रिलैक्स्ड अजम्पशंस होते हैं, और वो आपके सीट की रेंज पे फर्क डालते हैं। तो इसलिए मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा सीट पे ध्यान नहीं देता हूं। मैं ये देखता हूं कि क्या वोट शेयर आ रहे हैं ये तीनों या चारों एग्जिट पोल्स के, और क्या ये विनर और रनर अप के बीच का जो डिस्टेंस है वो ठीक से उनके बीच की दूरी समान है या नहीं है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सीट कन्वर्जन होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे निर्भर करता है, वो आपके वोट पे नहीं निर्भर करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस पार्टी को 2014 और 2019 में लगभग 19% वोट मिले देश में, 19%। उनकी सीटें कितनी थी? 44, 44 और 52। भारतीय जनता पार्टी को 2009 में 18% वोट मिले थे। उनकी सीटें कितनी थी? 118। तो इसलिए जो वोट और सीट का कन्वर्जन होता है वो पार्टी वन पार्टी टू के बीच का डिस्टेंस कैसा है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और बाकी प्लेयर्स को कैसा मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से एग्जिट पोल्स को आप सीरियसली लेना चाहिए। कुछ खराब एग्जिट पोल्स होंगे, अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारी सबकी रेस्टोरेंट की चॉइस अलग होती है। आप जानते हैं, अगर आप ये पोलिंग की दुनिया फॉलो कर रहे होंगे तो दो तीन बहुत ही क्रेडिबल पोलस्टर्स हैं। अच्छा, फाइनल चीज ये है कि स्टेट असेंबली इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन में एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। नेशनल इलेक्शन में क्या होता है कि एग्जिट पोल्स के सही होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती। वो इसलिए होता है क्योंकि इन्हीं, ये जो मैं तीन मान लीजिए क्रेडिबल एग्जिट पोल कह रहा हूं, पोलस्टर कह रहा हूं, एबीसी, इनके हो सकता है स्टेट्स में कुछ गड़बड़ हो। कोई हो सकता है पश्चिम बंगाल गलत कर रहा हो, कोई हो सकता है मध्य प्रदेश गलत कर रहा हो, या कोई हो सकता है तमिलनाडु गलत कर रहा है। तो नेशनल इलेक्शन में क्या होता है कि आप किसी जगह हो सकता है बीजेपी को या कांग्रेस को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, और किसी जगह अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। होपफुली वो एरर्स कैंसल आउट हो जाते हैं और नेशनल पिक्चर बहुत ज्यादा नहीं बदलती है। तो मैं इस एग्जिट पोल की एक्सरसाइज को बहुत सीरियसली लेता हूं। और क्योंकि टॉप पोलस्टर्स में कन्वर्जेंस है,
उनमें एक दो स्टेट्स को लेकर डिफरेंसेस है। मेरा मानना है कि कल ज्यादातर संभावनाएं इस बात की है कि आपको जिस तरफ एग्जिट पोल ने इशारा किया है उसी तरफ रिजल्ट आने की संभावनाएं ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली वही आएगा, वो 400 जाएंगे या 350 जाएंगे, पर मोटा मोटा अगर मैं एग्जिट पोल की बात आपको बताऊं, पहली ये बात कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से बहुमत में आने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। एरर मार्जिन हो सकता है, स्विंग हो सकता है, लेकिन चूंकि ब्रॉडली सारे के सारे इंडिकेट कर रहे हैं जो नंबर्स, उससे आपको लग रहा है कि ये मोरलेस तय है कि बीजेपी की सरकार ही वापस बन रही है। जी ओके। ये जो एग्जिट पोल्स का, बस आई मूव टू द कॉन्वर्सेशन में ऑन द वोटिंग बिहेवियर्स, जिस पे मैं आपसे ज्यादा फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन करना चाह रही हूँ कि आखिरी हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ऐड कर देता हूं। देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग से सीट फोरकास्ट नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रणॉय रॉय कई बार कह चुके हैं, जो हमारे देश में एक तरह से सेफोलॉजी के सबसे बड़े नाम रहे हैं, कि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लोग से मिलेंगे, 25 लोग से मिलेंगे, 50 से मिलेंगे, मैक्सिमम 100 किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप मिल रहे होंगे। वो एक बहुत स्मॉल सैंपल है कि आपको ये पता चल पाए कि वो सीट किधर जा रही है। जर्नलिस्ट का ये काम होना ही नहीं चाहिए कि आप सीट फोरकास्ट करें। बिल्कुल, ये मैं एग्री करती हूँ। और ये बहुत पहले एक अच्छा सा पेपर है, फिलिप ओल्डनबर्ग ने लिखा था, 1984 का भी जो रिजल्ट है ना, उस पे जो कंसेंसस थी जर्नलिज्म के अंदर, वो ये नहीं थी कि राजीव गांधी बहुत बड़े मेजोरिटी से आ रहे हैं। तो उन्होंने वो पेपर लिखा था कि क्यों पोलस्टर्स उस नंबर तक पहुंच गए, वो उस समय प्रणॉय रॉय का सर्वे था, कि उस नंबर के करीब पहुंच गए और बाकी लोग क्यों नहीं पहुंच पाए। क्योंकि पोलस्टर्स एक रैंडम सैंपल अब ये अज्यूम करता है, और इसीलिए मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि 3 पोलस्टर्स को मैं क्रेडिबली मानता हूं, क्योंकि उनके सैंपल्स बहुत डिसेंट होते हैं, लार्ज इनफ होते हैं, रैंडमली सेलेक्टेड होते हैं, और बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज होती है ये। और उसके बाद जो नंबर अराइव कर रहे होते हैं, हो सकता है उसमें 2-3% का इधर उधर वोट शेयर में हो, 20-22 सीटें इधर उधर हो, बट मोटा मोटा ट्रेंड चेंज होने की संभावनाएं बहुत कम है। इसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 जून को आप सरप्राइजेस के लिए ना तैयार रहें। सरप्राइज होंगे कुछ, बट सरप्राइजेस स्टेट्स में होंगे, नेशनल पिक्चर में सरप्राइज की संभावनाएं कम है। ठीक है, तो मैं स्टेट्स की थोड़ी सी आपसे बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि स्टेट्स में जो सरप्राइजिंग एग्जिट पोल्स में नंबर आ रहे थे, खास करके अभी तक जो बीजेपी का स्ट्रगल रहा था सदर्न स्टेट्स को लेकर, कुछ पोल्स ने ये तक प्रेडिक्ट कर दिया कि बीजेपी को 2 से 3 सीटें केरला में मिल सकती हैं। हालांकि जो केरला की लोकल मीडिया है, मनोरमा, उन्होंने शायद पोल में कहा है कि 0 सीटें मिलेंगी। अब सीट पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो ओवरऑल पैटर्न है, वो तमिलनाडु हो, वो केरला हो, बीजेपी के वोट शेयर में क्या आपको धीरे धीरे एक एक्सेप्टेंस होता हुआ नजर आ रहा है इन स्टेट्स में जहां अभी तक कमल का खिलना मोर और लेस इम्पॉसिबल माना जा रहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो हम पहली बार क्या देखने जा रहे हैं कि किसी भी हर मेजर स्टेट से भारतीय जनता पार्टी का कम से कम एक सांसद होगा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को हर मेजर स्टेट से एक सांसद मिला हो। देखिए, मैं केरल हो या तमिलनाडु हो, वहां पे थोड़े इन पोलस्टर्स के बीच में भी डिफरेंसेस है। कोई कह रहा है 0 सीट आएगी, कोई कह रहा है 3 सीट आएगी या 4 सीट आएगी, ठीक है। तो पर अब आप क्या कर रहे हैं कि आप फोकस कर रहे हैं जो उसमें सबसे छोटा प्लेयर है, लाइक जो स्मॉलर प्लेयर होता है, मतलब क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु और केरल में एक स्मॉल प्लेयर है वोट शेयर के हिसाब से, उसकी सीट को एग्जैक्टली मापना मुश्किल होगा। अब अगर आप मेरे से पूछे कि उड़ीसा में पोलस्टर्स कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजू जनता दल से आगे निकल सकती है, पोलस्टर्स कह रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी टीएमसी से आगे निकल सकती है, आई हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन दैट नंबर। इसके कहने का कि वहां पे बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें आएंगी या 3 सीटें आएंगी, वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। पर जो 2 बड़े प्लेयर्स हैं, उनको किसी भी स्टेट के अंदर उनको भांप पाना और माप पाना ज्यादा आसान होता है। केरल और तमिलनाडु के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि एग्जिट पोल्स की ये बात सही होने वाली है कि दोनों जगह वोटों में भारी बढ़ोतरी होगी। सीट हो सकता है
एक भी ना आए या एक या दो निकल जाए, पर भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु में कम से कम 15 से 20% की पार्टी बनने जा रही है, और केरल में जहां पे वो 15% थी वो शायद 20 तक पहुंचे या 20 का आंकड़ा क्रॉस कर ले। अब वो 27 होगा 25 होगा, ये डिबेट में मैं फंसना ही नहीं चाहता हूं। लेकिन राहुल, एक दिलचस्प आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, वर्गीस जॉर्ज जो कि हिंदू के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर हैं, कि कैसे द बीजेपी इज बिकमिंग मोर रीजनल देन द रीजनल पार्टीज इन स्टेट्स, कि क्या वो क्षेत्रवाद का सहारा लेकर इनरोड्स बना रही है। ओडिशा में अगर लैंडस्लाइड होने की बात की जा रही है, हो या ना हो, लेकिन निश्चित रूप से उनका प्रभाव बड़ा है। बंगाल में, जहां पर एक दशक पहले ये इम्पॉसिबल था सोचना कि बीजेपी कभी इसमें घर करेगी, उनका वोट शेयर लगातार इजाफा हो रहा है। आज वो सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, हो सकता है फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी भी बन जाए। तो क्या जो बीजेपी के प्लान्स है फॉर इनरोड्स इनटू वेदर इट्स एन ओडिशा, वेदर इट्स अ बंगाल, वेदर इट्स अ तमिलनाडु, जहां रीजनल पार्टीज डोमिनेंस में हैं और सत्ता में हैं, क्या वो रीजनल प्लैंक्स का सहारा ले रहे हैं, रीजनलिज्म कर रहे हैं, या नेशनल प्लैंक्स के सहारे ही उनकी एंट्री हो रही है और उनका इजाफा हो रहा है? देखिए, मैं ना एक डेटा पॉइंट्स पे थियरी नहीं कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं कि पहले ये सक्सेसफुल होगा एक्सरसाइज या नहीं। अगर हो भी गया तो जब तक एटलीस्ट 2 या उससे ज्यादा डेटा पॉइंट्स ना हो तब तक थियरी नहीं बनानी चाहिए किसी चीज पर। भारतीय जनता पार्टी एट द एंड ऑफ द डे नेशनल पार्टी है, वो बहुत ज्यादा रीजनलिस्ट कार्ड खेल भी नहीं सकती है। उसके अपने कंपल्शंस है। पर ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट यूनिट्स हैं वो एक स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी रखती हैं, और शायद इसी वजह से वो पेनिट्रेट कर पा रही हैं उन एरियाज में जहां पे उनकी प्रेजेंस 2014 से पहले नहीं थी। अब आप देखिए, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का फैलाव जो है वो ज्योग्राफिकली और सोशली दोनों हो रहा है। 2014 में वो अपने आप को नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हिंदी हार्टलैंड ऑफ वेस्ट इंडिया में कंसोलिडेट करते हैं, जहां पे उनकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस पहले थी। 2019 में वो अपने आप को ईस्ट में एक्सपैंड करते हैं, बंगाल, असम, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और 19 में क्या हो रहा है, 24 में क्या हो रहा है, वो अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल कोस्ट लाइन अपने आप को एंटर कर रहे हैं और कई जगह मजबूती से आगे आ रहे हैं। तो हर बार उन्होंने अपने लिए ज्योग्राफिकली ऐसी टेरिटरीज तलाश की जहां पे वो कमजोर थे, और वहां पे उन्होंने आगे जाने के लिए कोशिशें करी है। और साथ में उन्होंने अपने आप को सोशली, वो आप देखिए 2014 से भारतीय जनता पार्टी को एक अपर कास्ट, मिडिल क्लास, अर्बन, मेन सेंट्रिक पार्टी माना जाता था। 2019 आते आते वो रूरल एरियाज में डीप पेनिट्रेशन कर चुके थे। दलितों और ट्राइबल्स के बीच में उनका वोट प्रतिशत और ओबीसी में बहुत बढ़ गया था। पुअर में उनका वोट वेलफेयर स्कीम्स और इन सब चीजों की वजह से काफी बढ़ा। और आप देखेंगे कि अक्रॉस द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डिवाइड वो अपने आप को एक्सपैंड कर पाए। ये भी बता दूं कि जब राहुल ने तमाम एस्पेक्ट्स का जिक्र किया कि दलित सोशल जो तमाम कॉम्बिनेशंस हैं, राहुल की एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मैं उसको हाईली रेकमेंड करूंगी, जो विमेन वोटर्स पर है, और उस पर मैं बातचीत करना चाहूंगी राहुल से, क्योंकि जिसमें वो ये आर्ग्यू करते हैं कि एक तो आज की तारीख में देखिए, इन इलेक्शंस में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। और एक जो आरएसएस को लेकर परसेप्शन है कि आरएसएस इज वेरी एंटी वुमेन, लेकिन उसी आरएसएस जो पेरेंट आइडियोलॉग है बीजेपी की, आज बीजेपी में ज्यादातर अगर सपोर्टर्स को देखे तो उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है नरेंद्र मोदी को लेकर। और राहुल आर्ग्यू करते हैं कि आप विमेन वोटर्स को एक मोनोलिथ के तौर पर आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं। तो राहुल, जो उसमें आपने इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि कुछ महिलाएं बीजेपी की वेलफेयर स्कीम्स, लाभार्थी स्कीम को लेकर वोट कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन आर नॉट वोटिंग ऑल्सो अलोंग रिलीजियस लाइन्स। तो ये जो विमेन वोटर्स की जो शिफ्ट है कि विमेन भी वो है जो हिंदुत्व के प्लैंक पर वोट कर रही है, राम मंदिर के प्लैंक पर वोट कर रही हैं, तो विमेन वोटर्स के शिफ्ट को जो है टुवर्ड्स द बीजेपी, टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी, जरा आप समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर आप ये देखें तो 2014 से पहले तक भारतीय जनता पार्टी को विमेन वोटर्स में डिसएडवांटेज हुआ करता था, और उसका कारण शायद ये होगा कि अपर कास्ट विमेन या तो टर्न आउट नहीं करते थे और इस तरह की चीजें नहीं होंगी, वी डोंट नो मच, पर उनको डिसएडवांटेज था।
2019 आते आते डेटा में ऐसा दिखता है कि बीजेपी का जो जेंडर डिसएडवांटेज था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है। और 2021 में वी स्टार्टेड फर्स्ट टाइम सीइंग द ट्रेंड ऑफ वेयर बीजेपी इज विनिंग। उन्हें विमेन वोटर्स में एडवांटेज था, वो असम, फिर इसके बाद यूपी 2022 में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में बीजेपी को ये एडवांटेज मिलने लगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि एडवांटेज अकेले बीजेपी के पास था। कांग्रेस को कर्नाटक में मिला, तृणमूल कांग्रेस को इसमें बंगाल में मिला। पर अभी जब लगातार विमेन का संख्या इलेक्टर्स में बढ़ रहा है और उनका वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है, तो सभी लोगों ने विमेन वोटर्स के बारे में बात करनी शुरू करी। पर लाइक वो उसे इस तरह से देखने लगे कि ये, क्योंकि काफी ढेर सारी सरकारें पिछले 10-12 सालों में विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज लेकर आ रही हैं, तो ये वेलफेयर पॉलिसीज इज द सोल रीजन कि विमेन किसी को वोट कर रही है। मैं कह रहा हूं कि आप बेसिकली ये गलत तरीका है देखने का। मतलब आप कह रहे हो कि मेन हैव मल्टीपल थिंग्स टू लुक एट, whereas women vote only on welfare। ऐसा नहीं है, women voting pattern is as complicated as men voting pattern might be। वो भी आइडेंटिटी इश्यू, सो क्योंकि इनफैक्ट राहुल, इफ आई में इंटरफेयर, लार्ज स्केल परसेप्शन तो ये भी है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो विमेन डोंट इवन हैव अ माइंड, दे बेसिकली वोट की जहां घर के जो सबसे एल्डरली हैं या जो उनके हस्बैंड जहां बोल देंगे वहां वोट डालेंगे। आपको वो पैटर्न में भी जो है अब शिफ्ट नजर आता है। हाँ बिल्कुल, वो शिफ्ट मतलब वो शिफ्ट बिल्कुल बहुत ही क्लियर है। यूपी 2022 में मैंने उसके बाद एक आर्टिकल लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी को बेसिकली लगभग 10% से ज्यादा विमेन वोटर्स में एडवांटेज था समाजवादी पार्टी के ऊपर। और मेरा ये मानना है कि यूपी में वो एडवांटेज सिर्फ वेलफेयर की वजह से नहीं था, वो एडवांटेज इस वजह से भी था क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक फर्स्ट डे से टफ ऑन लॉ एंड ऑर्डर और पे अपनी इमेज बनाई थी। अब ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई क्राइम स्टेटिस्टिक्स इसको नहीं वो करते हैं, या टफ एंड लॉ एंड ऑर्डर क्राइम एक अलग डायरेक्शन भी दे रहा है जहां पे आप बुलडोजर यूज कर रहे हैं या एक्स्ट्रा जुडिशियल चीजें कर रहे हैं, आप एनकाउंटर्स कर रहे हैं। पर अल्टीमेटली पब्लिक परसेप्शन में ये सब चीजें कई बार पॉजिटिव इमेजरी रखती है, और खास तौर से ऐसे समय पे जब महिलाओं की, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग महिलाएं हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, या फाइनेंशियली वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और छोटे कस्बों और शहरों में वो बाहर जॉब करने जाते हैं, तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हाँ, हो सकता है रूरल पुअर वुमेन वेलफेयर की वजह से आ रही होंगी, बट यंग अर्बन वुमन इज नॉट कमिंग टू वोट फॉर यू बिकॉज ऑफ वेलफेयर। वो किसी और कारण से आ रही है, उसके लिए शायद लॉ एंड ऑर्डर मैटर करता होगा। फिर हो सकता है कुछ महिलाओं के लिए रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन मैटर करता होगा कि देखो इस पार्टी ने महिला को टिकट दी या ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी, ये मैटर करता होगा। कुछ के लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा, स्पेशली लाइक मिडिल एज्ड वुमेन जो कि अर्बन या मिडिल क्लास घरों में है, उनके लिए वो वेलफेयर नहीं रिसीव कर रही है, ना कि वो कॉलेज जा रही है या काम करने जा रही है, बट वो ढेर सारा रिलीजियस शोज देखती हैं, खुद रिलीजन में इन्वॉल्व रहती हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। और इसीलिए उस आर्टिकल को लिखा था 5 हाइपोथेसिस। मैंने ये नहीं कहा कि भाई यही होता होगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 तरीके हो सकते हैं, इसको टेस्ट आउट करते हैं ग्राउंड पे। बिल्कुल। दो आखिरी सवाल आपसे राहुल जो मैं जानना चाहूंगी कि आज क्योंकि शुरू से बीजेपी का नारा रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, ऑपोजिशन मुक्त भारत, जब जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो उनकी जो विनिंग जगरनॉट है उसको रोक दी जाती है काफी सारे स्टेट्स में, काफी सारे अपसेट्स भी होते हैं, फिर वो विन बैक करते हैं। लेकिन जो बाय एंड लार्ज वोट परसेंटेजेस की जो शिफ्ट हो रही है, और मैं सीटों की बात नहीं कर रही हूँ, वोट शेयर की अगर आप राइस को देखें, क्या आज इज देयर अ मेजर विचारधारा आइडियोलॉजिकल की शिफ्ट? क्या हम एक बहुत ही बदले हुए इंडिया को देख रहे हैं जहां इंडीड इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल चंक जिनको लगता है कि सेक्युलरिज्म इज परहैप्स एन अननेसेसरी वर्ड और अ डर्टी वर्ड, जहां एक्सेप्टेंस है कि सही में हिंदू में खतरा है, हिंदुओं को खतरा है, या जो हिंदुत्व की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसकी एक्सेप्टेंस, क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि आज का इंडिया काफी बदला हुआ इंडिया है? दो बातें। पहली बात ये कि
अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी वापस आती है, मैं ये भी नहीं कहूंगा उनकी सीटें बढ़ जाएं, अगर वो पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है, तो ये बिल्कुल क्लियर मान के चलिए, पहले भी हम लोग इस बारे में कह चुके हैं और लिख चुके हैं कि ये बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम है। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम बिना एक आइडियोलॉजिकल कंसेंसस, और कंसेंसस का ये मतलब नहीं होता है कि सब लोग उसके साथ हो, मतलब एक ब्रॉडर एक्सेप्टेंस या लार्जर एक्सेप्टेंस हो, उसके बिना डोमिनेंट पार्टी सिस्टम बनता ही नहीं। तो अब अगर आप 15 साल, अगर भारतीय जनता पार्टी आती है और 15 साल उस पार्टी के शासन काल में है, जिसमें उसका ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट बढ़ रहा है, सोशल आउटरीच बढ़ रही है, तो आइडियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस के बिना ऐसा नहीं हो रहा होगा। एक उदाहरण इसमें देना चाहूंगा कि मैंने एक पेपर अभी लिखा था एक बुक में, जिसमें मैंने दलित वोटिंग पैटर्न्स देखा था, और उसमें मैंने देखा कि अच्छा, क्यों दलित भारतीय जनता पार्टी को अब वोट कर रहे होंगे। तो एक कारण हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद करते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि दलित अलग से हैं, उसमें सारे वर्गों में वो समान दिखता है। फिर मैंने कहा अच्छा, हो सकता है लोग हर चीज वेलफेयर पे लाके छोड़ देते हैं, तो वेलफेयर होगा, वेलफेयर पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है। तीसरा मैंने कहा हाइपोथेसिस देखते हैं कि क्या जो कुछ आइडियोलॉजिकल बातें बीजेपी करती है उसका दलितों के बीच में क्या एक्सेप्टेंस है। तो इस तरह के सवाल सर्वे में पूछे गए थे कि बेसिकली काउ मीट को बैन, काउ स्लॉटर को बैन कर देना चाहिए, रिलीजियस कन्वर्जन पे आपके क्या ख्यालात हैं, क्या सिनेमा घरों में आपको खड़े होकर जनगण मन गाना चाहिए। इन सब सवालों को जब मैंने उठा के देखा, तो जो अपर कास्ट बीजेपी वोटर है और जो दलित बीजेपी वोटर है, उसका आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग सेम हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग की वजह से वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, या बीजेपी को वोट करने लगे इसलिए आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग सेम हो गया। ये मतलब डायरेक्शन मुझे नहीं पता है, बट ये कॉन्ग्रुएंस हो चुका है या कन्वर्जेंस हो चुका है, तो इस चीज को जानने की बहुत जरूरत है। इसलिए मेरा मानना है कि हाँ, देयर इज मच मोर एक्सेप्टेंस ऑफ सम ऑफ द बीजेपीज आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, और वो आपको ऑपोजिशन पार्टीज की टैक्टिक्स में दिखने लगेगा। यही होता है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेशनलिज्म के नाम पे वो किसी भारतीय जनता पार्टी से कभी कम दिखते हैं, या वो बोलते हैं हम भी हनुमान का पाठ करेंगे। मैं किसी के रिलीजियस सॉफ्ट हिंदुत्व तो सब पेडल कर रहे हैं। हाँ, तो करना ही पड़ रहा है सबको। वो कन्वर्जेंस दिखने लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछी, वो देखिए, इवन अगर बीजेपी ये चुनाव, अब यहां पे मैं कहूंगा अगर उनकी सीटें बढ़ के भी आ जाए, तो भी हमारी स्टेट पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव रहेगी, और यही चीज जानने की और समझने की जरूरत है। आप अगर देखिए, इस लोकसभा के बाद इस साल महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, झारखंड में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, और वो चुनाव हार भी सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं पक्का ऐसा होगा, पर अगले साल दिल्ली, अभी भी अगर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी 7-0 से जीत जाए, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि उनकी दिल्ली की सत्ता में वापसी होगी, आम आदमी पार्टी फिर भी मजबूत रहेगी। जिस तरह से तेजस्वी यादव और आरजेडी का उभार हो रहा है, जब बिहार में अगले साल चुनाव होंगे तो वो भी कड़ी टक्कर दे रहे होंगे। तो अगर आप अगले 1.5 साल का मैं जो आपको बता रहा हूं, और उसके बाद 2026 की शुरुआत में तमिलनाडु और केरल में चुनाव होगा, बंगाल में चुनाव होगा, पर इन सब जगहों पे आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाएगी, राइट? जबकि उनकी सीटें हो सकता है बढ़ के भी आ जाए। इसके बावजूद स्टेट पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव रहेगा, और उसका कारण है, पहला कारण यह है कि जब नेशनल लेवल पे आप बीजेपी का ऑपोजिशन देखते हैं, तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस इस समय एक बहुत ही मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है कई मामलों में, और उनका नेशनल फुटप्रिंट इतना कम है कि अब वो बीजेपी को चैलेंज नहीं कर पा रहे। पर जैसे ही आप स्टेट्स में जाते हैं, आपको दिल्ली बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी है। आप जैसे ही हरियाणा में जाते हैं, वहां पे कांग्रेस खड़ी हुई है। आप जैसे ही झारखंड में जाएंगे, वहां झामुमो और राजद खड़े, ठीक है। तो जैसे ही आप स्टेट्स में जाएंगे, आपको वो कंपटीशन दिखेगा, और मेरा मानना है कि स्टेट पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव रहेगी। नेशनल पॉलिटिक्स में फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर बीजेपी का डोमिनेंस भी बना रहेगा। और लेकिन इसी को लेकर चिंताएं भी लगातार जाहिर की जा रही है, खास करके विपक्षी दलों की तरफ से, कि अगर नेशनल लेवल पर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा मजबूत होती है, वो जो भारत के संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर पर
अब्यूज ऑफ पावर के जरिए अटैक कर रहे हैं। और दूसरी जो दिलचस्प कमेंट आई, राहुल गांधी को पूछा गया एग्जिट पोल्स के बारे में, तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला, जो कि ग्लोबल रैपर रहे, जिनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर 2022 में, उनके गाने का जिक्र करते हुए कहा कि ये जो नंबर्स एग्जिट पोल में आ रहे हैं वो मोदी मीडिया के नंबर्स हैं, हमें 295 नंबर्स आएंगे। खैर, उनके दावे अपनी तरफ। राहुल, आखिरी सवाल आपसे कि क्योंकि ऑपोजिशन का भी आपने जिक्र किया, यहां पर जो टीना फैक्टर की बार बार बात की जा रही है, देयर इज नो ऑल्टरनेट, हैज दिस बीन द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ मिसगिविंग फॉर द ऑपोजिशन? क्योंकि मुझे पर्सनली फील हो रहा था कि एक लंबे वक्त के बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम ऑपोजिशन की तरफ से एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नजर आ रही थी, एक रिसर्जेंस नजर आ रहा था, लेकिन एक फेस का नहीं होना। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो कोशिश थी कि इंडिया के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को एक प्रेसिडेंशियल फ्लेवर दिया जाए, क्या उस ओर वो लगातार कामयाब हुए हैं? देखिए, भारतीय पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ना हमेशा एक प्रेसिडेंशियल कंपोनेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को शुरुआती दशकों में जवाहरलाल नेहरू के चेहरे का एडवांटेज नहीं था या इंदिरा गांधी के चेहरे का एडवांटेज नहीं था। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट में हमेशा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होता रहा है। ये मत कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा नया कर दिया है। और आपको अगर 1990 में जब मैं बहुत स्कूल में जा रहा था, मुझे याद है 96 का इलेक्शन मुझे बहुत क्लियरली याद है। उस समय नारा था आपकी बारी अटल बिहारी। तो जब जिस पार्टी के पास चेहरा होगा जो कि ब्रॉडर पब्लिक को एक्सेप्टेड होगा, तो वो उस चेहरे का इस्तेमाल करेगी। इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। और आपकी ये बात भी सही है कि शायद पिछले 1 सालों में जिस ढंग का ऑपोजिशन उससे पहले दिख रहा था, उससे ज्यादा एनर्जी थी, पर जिस जिस बेस पे वो एनर्जी थी वो बहुत कम थी, और बीच में उन्होंने बहुत ही क्रूशियल टाइम गंवाया। मैं कहूंगा कि जब पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद देयर वाज अ बम्प अप इन राहुल गांधी पॉपुलैरिटी, जो कि पहले बहुत डिप कर चुकी थी। कांग्रेस कर्नाटक जीतती है, उसके पास एक नई एनर्जी आती है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग शुरू होती है, नामकरण होता है, पर सितंबर से लेकर फरवरी तक के जो 5-6 महीने थे, क्रूशियल महीने इस गठबंधन ने गंवाए। और आप अगर फिर जब चुनाव आया, पहला फेज शुरू हुआ, और उस समय कुछ काउंटर नैरेटिव जो पहले सोशल मीडिया पे शुरू हुई, आपने सोचा वो चुनाव बदल देगा। ऐसा नहीं होता है। लास्ट मिनट एग्जाम में पढ़ाई करके आप शायद एग्जाम पास कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन नहीं ला सकते, या जो साल भर पढ़ाई कर रहा था उसको बीट नहीं कर सकते हैं। तो और ये टीना फैक्टर, भाई आप पॉलिटिक्स में, ये आपका काम है कि टीना फैक्टर ना आए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स को देखिए चेहरे पे रिड्यूस इसलिए किया जाता है क्योंकि मीडिया के लिए आसान हो जाता है फिर एनालिसिस करना। चुनाव हारे क्यों? एंटी इनकम्बेंसी थी। चुनाव हारे क्यों? गुटबाजी थी। चुनाव जीते क्यों? आपके पास चेहरा था। चुनाव जीते क्यों? आपके पास वेलफेयर था। ऐसा होता नहीं है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए आपको ठीक है फेस चाहिए, पर उसके अलावा आपकी सोशल मैथ, बड़ा ब्रॉड कोलिशन चाहिए। आपके पास एक नैरेटिव होनी चाहिए कि आपको क्यों चुना जाए, आप, और वो आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई होती है। आपके पास एक रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशनल मशीन चाहिए जो आपके नैरेटिव को ग्राउंड तक पहुंचाए। आपके पास परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए। बिना आप भारतीय जनता पार्टी सारे चेहरे और सब कुछ लेकर कर्नाटक में चुनाव हार जाती है ना, या दिल्ली में अभी तक विधानसभा नहीं जीत पाई है ना, ये सिर्फ चेहरे की वजह से नहीं है। बंगाल में जब वो 16% से 40% पहुंच गए थे 2019 में, तो बंगाल में उनके पास कौन सा चेहरा था? पर अभी आप कहेंगे कि तमिलनाडु में अन्ना मलाई है इसलिए बढ़ रहे हैं। भाई ठीक है, अन्ना मलाई मैटर करता है, पर एक चीज नहीं होती है जिसके अन्ना मलाई तो मुझे ज्यादा सोशल मीडिया फिनोमेना नजर आते हैं। हाँ, अन्ना मलाई ज्यादा सोशल मीडिया फिनोमेना नजर आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ठीक है, कौन सोशल मीडिया कौन नहीं है मुझे नहीं पता है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी एक चीज के बदौलत आप चुनाव नहीं जीत सकते। सही है, बिल्कुल सही है। और हर चीज होनी चाहिए। मैं एक ये शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरे, आज आप नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाएगी अगला 272 सीटों से?
एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह ना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थॉट टू आई थिंक एंड द कॉन्वर्सेशन विद कि ये सोचने की जरूरत है। लेकिन बहुत शुक्रिया राहुल, आपने तमाम मुद्दों पर बात की, और जाहिर सी बात है कि अब जो है जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स हैं वो 4 जून को आ जाने हैं, पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी को रेयर थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म एज प्राइम मिनिस्टर हासिल होता है या नहीं। चांसेस इस वक्त वही लग रहा है, वो पोल पोजीशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ और समीकरण बदल सकते हैं, और ये अगर अपसेट होता है, नहीं होता है, इसमें ऑपोजिशन के लिए क्या सीखे हैं, लेसन है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तमाम एस्पेक्ट्स को हमारे दर्शकों तक समझाने के लिए, पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका राहुल वर्मा। थैंक यू स्मिता। और अगर आपको भी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो बीओए इंडिया के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा हैंडल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब।